जी, अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह ज़हरी का ताल्लुक उस वक़्त 2015 में मुस्लिम लीग नवाज़ से था, जब वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने और उनकी हुकूमत कोई 2 साल कायम रही। और जब ये फ़ैसला किया इस्टेब्लिशमेंट ने कि उस वक़्त के जो मरकज़ में वज़ीर आज़म थे, नवाज़ शरीफ या उनसे एसोसिएटेड जितने भी मामलात थे उनको ख़त्म करना है, तो उन्होंने वहाँ पे सितंबर 2017 में आसिम सलीम बाजवा को भेजा था कोर कमांडर बना के। अक्टूबर में शायद उन्होंने चार्ज लिया था। तो आसिम सलीम बाजवा साहब के ज़रिए ही जनवरी 2018 में उनकी हुकूमत को गिराया गया। सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उनकी हुकूमत को वहाँ पे गिराया गया। ये हुकूमत आसिम सलीम बाजवा, जो कि सदरन कमांड के कोर कमांडर थे, वहाँ पे कमांडर सदरन कमांड थे। हमारे पास कोई भी अहलियत हमारे फौजी जर्नलों के पास हो या ना हो, एक अहलियत साफ़ है, ये उनको पहले दिन से ट्रेनिंग इस बात की होती है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन किस तरह से करनी है, पॉलिटिशियंस को किस तरह से हरासा करना है, किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह उनको चारना है, चलाना है, और अगर कोई ना माने तो उससे किस तरीके से डील करना है। और फिर डील करना पाकिस्तान के उस हिस्से में जिसको हमने बाकी पाकिस्तान से जानबूझ के पीछे रखा हुआ है, बलूचिस्तान में, तो बहुत ही आसान है। सावधान है, वहाँ पे अगर कोई शख्स आवाज़ उठाएगा तो उसका जो हशर होगा वो हम सब इमेजिन कर सकते हैं। जो आजकल के हालात बाकी के पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से, तो इमेजिन करना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो उस वक्त जो डाइसेंट्स थे, जो जो जिन लोगों को तोड़ा गया था PMLN से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, उनकी एक पार्टी बनी और पार्टी का नाम था बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो इसका जो मुखफ़्फ़ बनता था वो BAP, बाप। तो बाप का वर्ड बहुत ही मकबूल हुआ मीडिया सर्कल्स के अंदर, और ये बाप जो है ये तोड़ के बनाई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायद आज़म, जो भी उस वक्त जमात थी, जमातें तो खैर कोई नहीं होती, माजरत के साथ। बलूचिस्तान के अंदर ये मौजू भी मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। ये भेड़ बकरियाँ होती हैं, बाकी लोग नहीं होते, ये बलूचिस्तान के ये सियासतदान होते हैं। कोई भी शख्स मेरी इस बात को गलत रंग ना दे, मैं बलोचियों को नहीं कह रहा, मैं बलूचिस्तान के अजीम बलोच लोगों को नहीं कह रहा, मैं इन भेड़ बकरियों को कह रहा हूँ जो इंतहाई घटिया और गलीज किरदार अदा करते हैं, सियासत के नाम पे इस्तेमाल होते हैं ताकतवर इदारों के लिए, अपने मफादात के लिए, और बलोच अवाम का जो है वो उनसे गद्दारी करते हैं, उनसे बेवफाई करते हैं, और उनको दहाइयों से पसमानदा रखे आने का जो अमल है पाक फ़ौज का, ISI का, कि किसी तरीके से हम किसी भी बलोच कबीले को, बलोच ट्राइब को, बलोच कौम को मेन स्ट्रीम में ना आने दें, उस मकसद को पूरा करने में ISI की और फ़ौज की ये मदद करते हैं ये लोग। इनके बारे में जो भी सख्त से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और लाजमी होने चाहिए। और बाकी मुल्क के किसी भी सूबे के सियासतदान के बारे में बिल्कुल नहीं। मैं सियासतदानों के एहतराम का कायल हूँ, गलत जो चीज़ करे उस पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन ये जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे ये किसी भी पार्टी से हों, ज़्यादातर तादाद इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है इंतहाई घटिया लोगों पर मुश्तमिल होती है। ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे भाइयों, उन बलोच भाइयों के गद्दार हैं, उन बलोच लोगों के गद्दार हैं जो कि असल में पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। इन्हीं लोगों की वजह से उनको दूर किया गया पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, और इन लोगों ने फ़ौज के साथ और ISI के साथ, रियासत के साथ मिलके जो है उन लोगों को डिप्राइव किया। बात जो है वो आज ये है कि कोई भी शख्स किस हद तक गिर सकता है इक़्तिदार में आने के लिए। देखिए, सियासतदान गलतियां करते हैं, उनको बाद औक़ात कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हम जितने मर्जी आइडियलिस्टिक होकर बात करें, जितने मर्जी असूलों की बात करें, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बाद औक़ात सियासतदानों को बाज़ चीज़ों में कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो गलत होते हैं, जो नापसंदीदा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि घटियापन की एक इंतहा होती है कि कोई भी इंसान सिर्फ मफादात के लिए, ताकत के हसूल के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए किस हद तक आगे जा सकता है, किस हद तक अपने असूलों को तोड़ सकता है, किस हद तक अवाम को डिच कर सकता है। मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो उसकी अमली तस्वीर बनते चले जा रहे हैं। अगर एक शख्स जो इमरान खान भी बलूचिस्तान में इन्हीं लोगों
का साथ था इमरान खान का जब इमरान खान इक़्तिदार में आए, और हमने इमरान खान के ऊपर तनकीद की। क्या आज के दिन तनकीद नहीं करेंगे? नहीं, आज के दिन भी करेंगे। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा भी कोई रैशनैलिटी से सोचने का, किसी असूल के तहत सोचने का या डिस्कस करने का आपके अंदर एक मादा है, तो आप यकीनन इत्तफाक करेंगे कि इमरान खान के बारे में तो खुद PMLN वाले कहते हैं कि उनकी सियासत ही 2011 से शुरू हुई, जब जनरल पाशा ने PTI को स्ट्रक्चर या रीऑर्गेनाइज किया। हम उन्हीं की बात को लेके चलते हैं ना। तो इमरान साहब का तो पॉलिटिक्स में उतना विजन ही नहीं है, उनका तो उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने गलत किया तो गलत तब भी कहा, आज भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत किया। लेकिन एक शख्स जो 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में है, जिसने ऊंचाई और गहराई और अच्छा और बुरा वक्त देखा है, जिसने एस्टेब्लिशमेंट का हर तरह का चेहरा देखा है, अगर वो सिर्फ इक्तदार की लालच में, सिर्फ इस चीज को देखते हुए कि वो अवाम में गैर मकबूल है, अवाम उसको रद्द करते हैं, अवाम उसको कभी भी इक्तदार में नहीं आने देना चाहते, अगर वो उन लोगों के साथ जो कभी उसके साथ थे उसको डिच करके चले गए, और पूरे पाकिस्तान से मीडिया के लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने उन लोगों को बुरा कहा, उनके खिलाफ आवाज उठाई, आज सिर्फ इक्तदार के लिए अगर वो चल के उनके पास बलूचिस्तान में, कोयटा में जाते हैं और उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो कि गद्दार हैं, जो बलोची अवाम के गद्दार हैं, जिन्होंने हमेशा हर मौके पे पाकिस्तान के अहम तरीन मौके पे पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अगर नवाज शरीफ सिर्फ इक़्तिदार के लिए इस हद तक गिरते हैं, तो बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि आगे पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्त जो ये बात सुन रहे होंगे, वो जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मामलात कैसे चलते हैं, सियासी मामलात किस तरह से चलते हैं। बाकी मुल्क के बरखिलाफ जो बाकी मुल्क में हालात होते हैं, उससे मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। यकीनन बलूचिस्तान में, जैसा कि कराची के चंद एरियाज़ में होती है, ट्राइबल एरियाज़ में होती है, और चंद पॉकेट्स हैं बाकी जगहों पे जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल कंट्रोल में रखती है निज़ाम को अपने, कभी भी वहाँ इलेक्शन नहीं होने देती, कभी भी वहाँ पे अवाम को बराह रास्त हमारी जो फ़ौज और ISI है, कभी भी वो लोगों को अपना हक के राय दही इस्तेमाल नहीं करने देती इन चंद पॉकेट्स में, जिनमें सब ज़रा के बलूचिस्तान का तकरीबन पूरा सूबा शामिल है। तो ये जो बलूचिस्तान के लोग होते हैं, मैंने इनके बारे में सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि ये अवाम के नुमाइंदे होते ही नहीं। ये एस्टेब्लिशमेंट पिक एंड चूज करती है, और साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन के दिन एक घोसला, एक ड्रामा किया जाता है, चंद जगहों पे वोटिंग शूटिंग करवाई जाती है, पूरे निज़ाम को मैनेज किया गया होता है पहले, उनको पता होता है किसको हमने आगे इलेक्ट करना है। अगर किसी तरफ उसके हारने के इम्कान हो तो चंद पोलिंग स्टेशन में कब्जे पे होते हैं, वहाँ पे वो मैक्सिमम पोल कास्ट करके अपने बंदे को ही जितवा लेते हैं, और फिर उन लोगों को इस्तेमाल करते थे पहले माजी में नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। मादरत के साथ जो हमारे MKM के लोग हैं कराची से, MKM के साथ इत्तफाक या इख्तलाफ मुख्तलिफ अमूर पे किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में उनके जो मिलिटेंट विंग थे, उनके उस किरदार के या उस फेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि ग्रास रूट लेवल की पार्टी थी, ग्रास रूट से लोग उठ के आके इसमें सियासतदान बने, लेकिन हमेशा से माशाल्लाह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की एक बी टीम रही, और ये जो 20-25 लोग वहाँ से कराची से आते थे, उनको मेक ब्रेक के लिए हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह बलूचिस्तान से जितने भी लोग आते थे वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते थे, और हुकूमतें बनाने, तोड़ने, हुकूमतों को ब्लैकमेल करने, जो भी वक्त का वज़ीर-ए-आज़म है उसको ब्लैकमेल करने के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता था, उसमें और लोग पंजाब से भी कुछ लोग हो जाते थे, KPK से भी, सिंध से भी चंद लोग हो जाते थे, लेकिन ज़्यादातर कराची और बलूचिस्तान तो पूरा 100% जो है वो उनकी पॉकेट में होता था, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की सियासत का एक तमस्खुर बनाया जाता था इन इदारों की तरफ से, जो कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते, पाकिस्तान को एक मरतबा तोड़ चुके, अब भी उनके लिए उनके मफाद, उनके बड़े अफसरान, जर्नलों की पाकिस्तान के अंदर और गल्फ, यूरोप या अमेरिका के अंदर जायदादें बनाने के अलावा और कोई मकसद नहीं साफ ज़ाहिर है। क्लियरली ये नज़र आता है। एक डंगोतला जो है, आप कह लें कि वो दफा के नाम पे ऊपर वो जारी रखा जाता है, और दुनिया में पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि कभी किसी सुपर पावर को, कभी किसी सुपर पावर को हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सियासतदानों को जो है वो इस्तेमाल करने का जो सिलसिला है वो हमेशा से जारी रहता है। लेकिन आज की गुफ्तगू का मौजू नवाज शरीफ साहब इस तरह से है कि बाकी लोग तो चलो गलत हैं ही हैं, एक शख्स जिसने 40 साल सियासत की,
वो शख्स किस तरीके से, क्या आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ वहां पे लोगों को मिलने गए थे, बाप पार्टी के लोगों को? जो भी लोग ये समझते हैं वो गलत समझते हैं। बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलवाने गए थे कि आप मुझे इस हद तक भी जलील करें तो मैं जलील होने के लिए तैयार हूं, मैं वहां कोयटा जाने को तैयार हूं। वहां पे कोई बंदा भी नहीं था जिसको वो मिले। बिल्कुल गलत देखा अगर आपने टीवी पे देखा कि वो किसी को मिल रहे थे, वो किसी को भी नहीं मिले वहां पे। सिर्फ ये होता है कि वहां चूंकि उनका एक तरह से हॉर्स एंड कैटल शो या जो भी आप कह लें, उनकी एक वो वहाँ पे एक गेम होती है, चंद मखसूस लोगों को उन्होंने बिठाया होता है फौजियों ने, और वो मतलब यहाँ से जो भी जाता है तो उसको मतलब है कि वहाँ पे हाजिरी देने का मतलब यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के इस हद तक गिरे हुए लोग भी जो हैं उनके सामने भी बिठाया जाए, ताकि मुकम्मल तौर पे वफादारी का यकीन नवाज शरीफ दिलवा सकें। बात यह है कि ये लोग तो कातिल हैं बलोचियों के, जिनको नवाज शरीफ कल मिले हैं। ये लोग तो कातिलों के तर्जमान हैं। ये लोग तो वो हैं जो कि बलोची हमारे पाकिस्तानी जो शहरी हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जो बलोच अवाम है, जो जिनको मिसिंग पर्सन बनाया जाता है, ये तो उनके नुमाइंदे हैं, ये तो उनके लिए आवाज उठाते हैं। जैसे अनवारुल्लाह काकड़ जैसे बंदे को, जो कि बलूचिस्तान के कातिलों का साथी है, जो उनका नुमाइंदा है, जिसको इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया नवाज शरीफ साहब ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके। बात यह है कि ये जिन लोगों को नवाज शरीफ जाके मिल रहे हैं, ये तो उन लोगों के जो मिसिंग पर्सन बनाते हैं बलोचों को, ये तो उनके नुमाइंदे हैं। इनको जाके नवाज शरीफ मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकी बेटी मरियम नवाज जाके बलोच मिसिंग पर्सन के साथ तस्वीर खिंचवाती थी, तो सिर्फ ये एक ड्रामा था, सिर्फ ये एक हमदर्दी हासिल करने की कोशिश थी, ये तमस्कुर था, उड़ाने के मुतरादिफ था उन बलोच गरीब लोगों के जो अपने हकूक की आवाज उठाते हुए पाकिस्तान की जालिम एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जुल्म का निशाना बनते हैं। जब मरियम नवाज ये तस्वीर बनवा रही थी, और आज का दिन जो है, जो इनकी कल की तस्वीरें हैं, जरा इन दो तस्वीरों को कंपेयर करें। एक तरफ वो मकतूल के साथ बैठी हैं, एक तरफ कातिल के साथ, एक तरफ वो मजलूम के साथ बैठी हैं, एक तरफ जुल्म करने वाले के साथ। यही लोग तो, इन्हीं लोगों से तो निजात मिलेगी, तो बलोच लोगों को आज़ादी मिलेगी, बलोच लोग जो हैं वो कौमी तरक्की के अंदर को हिस्सा डाल सकेंगे। इन लोगों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होगा, एस्टेब्लिशमेंट का असर खत्म होगा, तो मामला आगे चलेंगे। मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर इमरान खान ने इन लोगों से इत्तेहाद किया तो इमरान खान ने गलत किया, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि आइंदा इमरान खान आए और वो आके इन लोगों के साथ बैठे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को कभी भी उनके लोग इस तरह के लोटों या इस तरह के घटिया लोगों, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं, जो सिर्फ मामूली माली मफादात के लिए, जो सिर्फ पैसे के का जो एक तो लूट मार का सिलसिला है फौज का या एएसआई का, उसमें उनका मावन बनते हैं और अपना हिस्सा और अपना शेयर वसूल करते हैं, पैसों के अंदर भी और इक़्तिदार के अंदर भी। लोगों को दबा के रखने में, उनको उनके ऊपर उस जुल्म को जारी रखने में उनका दस्तोबाजू बनते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि उनको वो सब कुछ मिलता है। नवाज शरीफ के बारे में एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपका जितना भी इख्तलाफ हो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद लिखने वालों में भी और सहाफ़ियों में भी ऐसी है जो नवाज शरीफ की बाद हवालों से मद्दा है, जो नवाज शरीफ को, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बददियानत लोग हैं, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छे लोगों में से भी यकीनी तौर पे नवाज शरीफ को अच्छा मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं, अब भी हैं, यकीनन हैं। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ ने ओवर द ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ जगहों पे कोई टफ टाइम दिया है, और वो एक तब्दीली की तरफ एक सोच या विजन रखते थे। यहाँ पे मैं अब थे जरूर कहूँगा कि वो विजन उनका जो है वो खुल के वैसे पिछले 1.5-2 साल में सामने आया है। नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा मायूस उन लोगों को किया जो ये समझते थे कि ये कभी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। वो जिस तरह गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने नारा लगाया था कि कमर जवेद बाजवा साहब, ये आपने किया है कि आपने मुल्क के अंदर चलती हुई हुकूमत को ये कर दिया और ये कर दिया, और ये सारी बातें, और लेफ्टिनेंट जनरल फैद हमीद के बारे में ये सारा कुछ। तो ये सारा साफ ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे वो लोग जो मियाँ नवाज शरीफ की मुख्तलिफ पॉलिसियों, मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, या जो वो नारा मारा करते थे 2013 में इक़्तिदार में आने से पहले, बल्कि 2008 से भी पहले लंदन में बैठ के कि जी हम कारगिल कमीशन बनाएंगे और कारगिल के जिम्मेदारों को लाएंगे। तो इस तरह के नारों को देख के, उनकी चंद पॉलिसीज़ को, चंद बातों को, चंद बयानात को देख के, जो चंद लोग गलत फहमी में, गलती में उनको समझ बैठे थे कि ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने, पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की नहीं देनी है।
जितनी तरक्की होगी उतनी ज्यादा लूटमार करके जर्नेल जो है पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। जितनी किसी एक शोबे के अंदर भी आप तरक्की करके देख लें, जर्नेल लूटमार करते हैं, सारा कुछ जो है वो तकसीम हो जाता है और ज्यादातर सरमाया पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जरूरत, पाकिस्तान में एक ऐसे हुक्मरान की जरूरत है जो कि नो कह सके, जो इनका हाथ रो सके, जो दस्ते कातिल को जोरे ताकत रोकने की कोशिश करे और फिर रोके और फिर वो सिलसिला जो है वो जारी रहे। एक मज़ाहमत का सिलसिला बना था, एक मज़ाहमत का सिलसिला चला था, लोग इनका रात रोक रहे थे, बात बहुत आगे तक चली गई थी। सिर्फ एक आखिरी वक्त में आके नवाज शरीफ साहब ने बीच में से गद्दारी की, पूरी सिविल सोसाइटी पूरी कौम के साथ, सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, अपने केसेस, अपने करप्शन केसेस खत्म करवाने के लिए, और बैक टू स्क्वायर वन हो गया सारा का सारा कुछ। आज के दिन भी पाकिस्तान को यकीनी तौर पर किसी ऐसे हुक्मरान की, किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स करे, जो कि अपनी मर्जी के जिनको वो बेहतर समझे वो आला ओहदों पे लगाए, जिन 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 जो जो पॉलिसियां इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ रिस्पेक्ट की पॉलिसियां हैं वो जो है वो इन्फोर्स करे। वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर ना नाचे। एस्टेब्लिशमेंट कहे जी फौजी अदालतें बना दो तो फौजी अदालतें ना बना दे, एस्टेब्लिशमेंट को ये आइन में तरमीम कर दो तो ये ना कर दे, एस्टेब्लिशमेंट कहे जी ये मिलिट्री एक्ट वो इस तरह तब्दील कर दो, आर्मी चीफ को ऑल पावरफुल कर दो, पूरे अदारे का तमस्कुर बना दो, तो वो फौरी तौर पर वो तरमीम करवा दे। ऐसा हमें लीडर नहीं चाहिए जो कि सीक्रेट एक्ट के अंदर जो मर्जी तरमीमें कर दे। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जैसा कि वो शहबाज शरीफ साहब से उसने कहा जी, वो खुद दोनों इकट्ठे खड़े थे, हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा जी ये शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है कि ये खेतों में फसलें उगाओ, तो शहबाज साहब फौरन आके कहते हैं उनके सामने ही, उनकी मौजूदगी में, हाफिज साहब की मौजूदगी में, कि नहीं मैंने इनको नहीं कहा, इन्होंने खुद आए थे और मुझे कहा था कि मुझे ज़मीनें दो, हमने फौज को जो है ना उसके ज़रिए फार्मिंग करनी है। यही जो एक और ड्रामा है पाकिस्तान की ज़मीनों को बराह रास्त मुकम्मल तौर पे अपने कब्जे में लेने का, बजाय इसके कि गरीब लोगों को, गरीब आवाम को, वो जो बेज़मीन लोग हैं उनको मौका मिले, वो खुद अपनी भी माशी हालत को बेहतर बनाए और मुल्की तरक्की के अंदर भी हिस्सा लें। नहीं, सब कुछ फ़ौज के कब्जे में हो। तो ऐसा हमें लीडर चाहिए जो इस तरह की जो फ़ौज की डिमांड्स हैं उनको आगे नो कर सके, उनको ख़त्म कर सके। आपके सामने मैं ये सवाल छोड़ के आज की गुफ्तगू का ख़त्म करता हूँ कि जो शख्स इस हद तक गिर सकता है कि बाप जैसे लोगों को, जो इंतहाई घटिया और पाकिस्तान के सिर्फ नहीं बलूचिस्तान के गरीब आवाम के पिसे हुए, वो मिसिंग पर्सन के जो जिनकी हर फैमिली के अंदर एक मिसिंग पर्सन है, जिनकी हर फैमिली के अंदर शहीद हैं, उनके गद्दारों के साथ बैठ जाए सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए, क्या वो शख्स पाकिस्तान का लीडर बनने का अहल है या बन सकता है? ये सवाल है। मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं करता, आपके पास छोड़ के जाता हूँ। आपके साथ नवाज शरीफ साहब की जो आइंदा फर्दर हुकूमत अमली है फौज के साथ मिलकर इक़्तिदार में आने की, इसके ऊपर एक दो अहम चीज़ें हैं, अगले प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।